Hello students, today we are going to talk about the delayed annuities and perpetuities। यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि अभी तक जो हम लोग को पैसे मिल रहे थे वो जैसे ही हम बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट किया करते थे, हमको नेक्स्ट ईयर से मतलब अगर आज T0 है तो T1 से हमको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाया करते थे। T1, T2, T3, T4 मतलब ईयर एंड ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4 वैसे करके होता था। अब यहाँ बात ये हो रही है कि अगर हम आज जीरो मतलब अभी के पल में हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, हमने कुछ पैसे आउटफ्लो हुआ, तो आपको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल पैसे नहीं मिले, फोर्थ ईयर से आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो गया। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ ऐसे करके मिलता जाएगा। या तो हो सकता है कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ ईयर्स तक मिले, या फिर आपको परपेचुटी मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ ईयर्स तक आपको मिलता, हमेशा परपेचुटी मतलब अनंत काल तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ ईयर्स तक आपको पैसा मिलता रहे। तो बस यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी बात इतनी सी आपको सीखनी है कि ये बीच के जो साल मिस होंगे इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इतनी सी बात आपको यहाँ पे नई यहाँ पे सीखने को मिलेगी। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा कि इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। सम रेगुलर कैश फ्लो में स्टार्ट लेटर देन T1, कुछ ऐसे कैश फ्लो हो सकते हैं जो T1 से स्टार्ट ना हो, वो T1 के बाद स्टार्ट हो। दीज आर डेल्थ विथ बाय अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट फैक्टर टू द कैश फ्लो एज नॉर्मल, या नॉर्मल जो कैश फ्लो हम लगाते थे वही लगाएंगे, डिस्काउंटिंग ईयर आंसर बैक टू T0 और उसको हम T0 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पे जो बातें ये सब दी गई इसको हल्का सा देखना होगा, लेकिन आपको जो मैं तरीका सिखाने जा रहा हूँ वो करीब करीब यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा तरीका मेरा अलग रहेगा। यू विल गेट द सेम आंसर, and in MCQ or anywhere it doesn't make any sense whether how you are finding the answer. The method should be logical and it should be correct, and answer should also come the correct one. ठीक, आइए additional questions, delaying annuities and perpetuities, find the present value of following cash flow। यहाँ पे इन्होंने हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे present value निकालना है। A 15-year annuity of $300 starting at T3, इंटरेस्ट रेट कितना है 6% यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत ही लॉजिकल पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा। 15 साल की एन्यूटी है और ये जो आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा वो थर्ड ईयर से मिलना स्टार्ट होगा। तो थर्ड ईयर से पैसा मिलना स्टार्ट कितने साल तक मिलेगा, 15 साल तक मिलेगा। ये मत समझिएगा कि अभी से 15 नहीं, 1, 0, 1, 2 पहले 2 साल आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यही यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ कि पहले के 2 साल आपको पैसे यहाँ पे कोई भी इनकम नहीं होगी। 1 और 2 आपको पहले साल, दूसरे साल कोई इनकम नहीं हुई, और आपको जो इनकम हो रही है वो तीसरे साल से होना स्टार्ट हो गई है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो ये मिला के कितने साल हो गए, पूरे मिला के ये मिला के हो गए आपके 15 साल। अब कैसे निकालोगे, आपको जो 300 रुपये की कमाई हुई है वो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, टेंथ ईयर, 11, 12, 13, 14, 15 ईयर, 16 ईयर, 17 ईयर में हुई है। क्या पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हुई है? नहीं, आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर में 300 की कमाई नहीं हुई है। अब कैसे निकालोगे देखिएगा। सभी लोगों को जैसा मैंने कहा था कि कोई नॉर्मल से कैलकुलेटर ले लीजिएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.06 इक्वल टू जी के फीचर जिसके अंदर हो और GT का फीचर जिसके अंदर हो। जब इसको GT आप निकालेंगे 70 कितना टाइम्स करना है, 17 टाइम्स करिएगा। जब आप इसको 17 टाइम्स करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, नोट करिएगा अपनी, 10.477 ऐसा कुछ आपको मिलेगा। ये कहाँ से कहाँ तक मिला, ये आपको फर्स्ट ईयर से ले करके 17th ईयर तक पूरा मिला हुआ है। ठीक, इसके बाद अब इस पूरे टोटल में से क्या करेंगे आप, इस टोटल में से फर्स्ट 2 ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है क्या करेंगे, उसको आप माइनस करेंगे। फिर क्या लिखिए, 1 डिवाइडेड बाई 1.06, 2 बार दबाइए इक्वल टू, और क्या दबाइए, GT दबा दीजिए, कितना मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको GT मिलेगा 1.833। तो अगर आप ये 17 साल में से 2 साल को लेस कर दें, क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा 15 साल का, क्या मिल जाएगा, 15 साल का GT आपको मिल जाएगा। ये कितना आ गया, इसको माइनस करने पे आपको मिल गया 8.6438। तो आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 से। 300 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 8.6438 तो आपको यहाँ मिल जाता है 25
93.15। आई होप आपको बातें क्लियर होंगी। यही आपका क्या है, आंसर है। मैं एक और क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। जिसको ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं वो प्लीज़ चैप्टर को स्टार्टिंग से देखिए, उनको सब कुछ समझ में आएगा। ये 1/1.06 क्या हो रहा है, उनको सब कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग इन वीडियोस को रिपीट करके भी देख लीजिएगा। मैं रिपीट करूँगा तो कोई इसका सेंस नहीं बनता है ना। आप लोग इसको रिपीट करके अगर देख लेंगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। आइए, A 7-year annuity of $450 स्टार्टिंग इन 5 ईयर टाइम, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 11% दिया है। 7 साल तक आपको पैसा मिलेगा, लेकिन कब से मिलेगा, 5वें साल से मिलेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4, तो 4 साल तक नहीं मिलेगा, 5वें साल से मिलेगा। 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे टोटल कितने साल हो गए, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं कि हम 5वें से लेकर 11वें तक का निकाल सकें। वी हैव टू गो विद द बेसिक्स, वी हैव टू गो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो हम 1 से लेकर 11 तक निकाल लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.11 इंटू इक्वल टू कितनी बार दबाएंगे, 11 टाइम्स दबाएंगे, क्योंकि 11 साल है। 11 टाइम्स दबाएंगे, रेट मैंने 11 वाला ये ला दिया, ठीक है। 1 डिवाइडेड 1.11 टाइम्स करेंगे, उसके बाद क्या दबाएंगे, GT दबा दीजिए। तो अब क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6.206। कितना आया, ये 6.206 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप इस 11 में से क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 4 साल क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। चलिए आप उसको कैसे माइनस करेंगे ये भी देख लेते हैं। आप क्या करेंगे, आप 1 डिवाइडेड बाई 1.11 इक्वल टू कितनी बार दबाएंगे, 4 टाइम, और फिर क्या दबाएंगे, GT। ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 3.10। अब क्या करेंगे, 6.206 में से इसको 3.10 क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। इसको माइनस करने पे आपको मिलता है 3.10। अब $450 को अगर आप 3.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलता है, ये आपको मिलता है 1396.59। मैं उसको फिर से कर 450 इंटू 3.10 1395, ठीक है। एक्चुअली 3.206 है ना, तो यहाँ 130106 आएगा ये। तो अगर हम इसको कर लें, पूरा ही कर लेते हैं, तो 450 इंटू 3.106 ये आ जाता है 1397, है ना। तो ये आ जाएगा आपको 1396.5 मान लो, या जो भी मान लो, आपका आंसर यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। 1397.77 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था 1-2 रुपये आपके बुक में आगे पीछे आंसर हो सकता है, तो दिस इज़ द आंसर। तो आप देख रहे, तरीका कुछ नहीं, तरीका सिंपल सा है कि पूरे में से उतने को माइनस कर दो जितने का नहीं आ रहा है, जो बचेगा वो अपने आप निकल के आ जाएगा। तो ये कितने साल का है, ये 5वें से लेके 11वें साल तक का है ये, ठीक। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है परपेचुटी के बारे में, मतलब वहाँ पे आपको जो पैसे मिलेंगे वो अनंत काल तक मिलेगा, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलेगा। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स की अगर बात की तो वो क्या होता है, अब परपेचुटी ऑफ $33,000 कमेंसिंग एट T2, मतलब पहले साल आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको जो पैसे मिलेंगे वो आपको कब से मिलेंगे, वो आपको सेकंड ईयर से मिलेंगे, लेकिन कब तक मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि अगर किसी का भी हमको निकालना हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स, क्या करते थे हम लोग, उसको उसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते थे। तो अगर 22%, मैंने 0.22 लगा दिया, 0.22 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रुपए हैं, 33,000 रुपीज़ हैं। हमको कब तक मिलेगा, परपेचुटी मिलेगा। तो 33,000 को अगर 0.22 से आप डिवाइड करते हैं, तो ये आता है आपका 1,50,000 रुपये।
1,50,000 पूरी ज़िंदगी मिलेगा, लेकिन हमको ये पैसा कब मिलेगा? सेकेंड ईयर तक निकालना है, तो हमको पैसा सेकेंड ईयर से मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग 1 साल क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे। तो क्या करिए आप, 1 डिवाइडेड बाई 1.22 मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है ये, जो भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,50,000 से, तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.22 इंटू 1,50,000, ये आपका आ गया 122,939, 122,939। तो मैं फिर से करता हूँ एक बार, सर मेरा कुछ अलग आ रहा है। 1 डिवाइडेड बाई 1.22 इंटू 1,50,000, ये आपका आ गया 122,950, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 50। तो मेरे कहने मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आई थिंक बुक में शायद आंसर 139,939 है क्या, 39 जो भी हो, 10-11 रुपये डिफरेंस आ रहा है, चलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो 0.22 लिया है, तो अगर आप इसको उस तरीके से निकालो, कैसे निकालोगे, 1 डिवाइडेड बाई 0.22 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4.545। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 33,000 से, तो कुछ थोड़ा सा अलग आता है, एग्जैक्ट नहीं आता 1,50,000, कुछ और आता है, दिखाता हूँ कैसे। 1 डिवाइडेड बाई 0.22 ये आता है 4.5455 इंटू 33,000 करेंगे तो ये आता है 14,999 कुछ आ रहा है ना, 14,999, तो सही है, ठीक है। तो आप लोग यही लिख दीजिएगा आंसर, एग्जाम में कोई इशू की बात नहीं है। इन द सेम वे आप क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए, अ परपेचुटी ऑफ 44,000 स्टार्टिंग इन 10 ईयर टाइम। तो क्या करेंगे आप इसको, अब जो भी आपका आंसर 1,50,000 रुपये आएगा, जो भी आपका 1,50,000 रुपये आएगा उसको डिवाइड करेंगे 1.1 डिवाइडेड बाई 1.22, तो आपका यहाँ पे जो भी आएगा उसको आप 10 से यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1.22 पावर 10, तो जो भी 10वें साल का फैक्टर होगा, आइए मैं कर देता हूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो अब परपेचुटी ऑफ 44,000, अब यहाँ फिर वही बात, आपको जो 14,000 जो पैसे मिलेंगे ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक आपको पैसे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं 14,000 डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइडेड बाय 12.5%, व्हाट वी कैन राइट 0.125। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 0.125 ये कितना आ गया, ये आपका आता है 1,12,000 रुपये आया। अब हमको 10th ईयर का चाहिए, 10th ईयर से यहाँ पे बात हो रही है, तो मतलब 9 साल का निकालेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1.125 इक्वल टू कितनी बार, 9 बार कर दीजिए। 1 डिवाइडेड बाई 1.125 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आता है ये आपका आता है 0.3464। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,12,000 से, ये आपका आता है 388,012 है ना। तो ये आपका आ गया 388,012 तो ये आपका 38,080 आपका यही आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर ज़रा आप लोग मैच कर लीजिएगा, आप लोग बुक में देखिए, बुक में आंसर आपको यही मिलेगा 38801 आपका आंसर लिखा हुआ है, 0.2 लिखा है, ठीक है। तो आंसर आपका यही हो गया। तो बस आई थिंक आप लोग को बातें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी मुश्किल नहीं है, ठीक, आइए देख लेते हैं। इसमें ग्रोथ है, ग्रोथ होने की वजह से था रेट आपका अफेक्ट होगा। आइए देखते हैं कैसे रेट अफेक्ट होगा। अब यहाँ पे परपेचुटी ऑफ 2,000 है और 6 ईयर टाइम है, मतलब 6 साल से होगा तो 5वें साल का हम निकालेंगे। ग्रोइंग एट 3% पर ईयर, इंटरेस्ट 10% है, 10 - 3 कर दीजिए। जितनी भी ग्रोथ होती है उससे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं, लेस कर देते हैं,
1 divided by 10% minus 3%, that is 1 divided by 0.07 इंटू कितना 2000 रुपया। ये आपको मिल जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 0.07, दैट इज़ 28572 लिख सकते हैं इसको हम लोग, 28572। फिर वही बात 6th ईयर है तो 5 साल का फैक्टर निकाल दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 1.10, इसमें फैक्टर मत लगाइएगा, इसमें नॉर्मल सिंपल से मतलब रेट ग्रोथ मत लगाइएगा, इक्वल टू 5 बार दबा दीजिए, तो ये आपको आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 1 2 3 4 5, ये आपका 0.62092 इंटू 28,572, दैट इज़ 17740, या फिर आप इसको 41 लिख सकते थे। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 17,741। आई होप आप लोग को बातें कुछ समझ में आ रही होंगी। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, बहुत मुश्किल से बिल्कुल भी बातें नहीं हैं। आप लोग बस थोड़ा सा फोकस करेंगे, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। ठीक है, चलिए तो प्लीज़ इसको रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल चीज़ें कुछ भी नहीं। जिसको ना समझ में आए प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आप लोग को मैं और भी क्लियरेंस करके बता दूँगा। ठीक है, अब आती है बात कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्या होता है। टाइम सेविंग टेक्निक्स के बारे में बात की। इन द कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स स्प्रेडशीट वर्कस्पेस यू कैन बी मेड ऑफ स्प्रेडशीट फंक्शन टू स्पीड अप द कंस्ट्रक्शन ऑफ आंसर्स। आप स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस क्लिकिंग ऑन द बटन राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, ड्रैगिंग द कर्सर अक्रॉस द अदर सेल्स। अब वही जो हम लोग ड्रैग करते हैं सेल में प्लस करने ऐड करने के लिए, विल कॉपी द कंटेंट, कॉपी भी हो जाता है उससे, ऑफ द ओरिजिनल सेल इनटू द अदर सेल। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कॉपिंग द फार्मूला। अब जैसे हम लोग ना ग्रुप में H1 से लेके H6 तक है जी, तो उसको हम टोटल करते हैं, सम करते हैं। कोई बिगनिंग वाला मैं आपको बता दूंगा कौन से वीडियोस आपको देखने हैं यूट्यूब पे। फॉर्मूले सच एज सम पावर SQRT अवेलेबल विद इन द स्प्रेडशीट स्पेस। आपको सम का फॉर्मूला पता होगा, सिग्मा इक्वल टू सम, है ना। हम लोग जो भी ब्रैकेट्स लेके ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर एंटर दबाते हैं। फिर लिखिए बात, मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल विद द यूज़ ऑफ दीज फॉर गाइडेंस ऑन द फॉर्मूला अवेलेबल। आप लोग यहाँ पे इस वेबसाइट पे जा कर के भी और व्यूज़ कर सकते हैं। अब आती है बात IRR। व्हाट डू यू मीन बाय IRR? IRR मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये इतना हमारा ये वो रिटर्न होता है कि अगर इतना रिटर्न हमारा कंपनी का आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वी आर एट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स व्हाट? ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स द पॉइंट एट विच we are at no profit no loss, no profit no loss। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको न घाटा हो रहा हो न फ़ायदा हो रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड एज IRR। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट धीरे धीरे होता जाएगा। मैं अभी स्टार्टिंग में IRR के बारे में बहुत कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा IRR बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके इस पूरे सिलेबस में। आपको बहुत अच्छे से ये आना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, अगर थोड़ा थक गए होंगे तो ब्रेक लेके फिर सुन, लेकिन आज मैं चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश पूरे करूँगा। द IRR इज़ अनदर प्रोजेक्ट अप्रेजल। ये भी एक तरीका है किसी प्रोजेक्ट का अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन करने का तरीका है। मेथड यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। द IRR रिप्रेजेंट्स द डिस्काउंट रेट एट विच NPV ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज़ ज़ीरो। NPV क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो। जितना पैसा हमारे पास आया है उसमें से अगर हम माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो को। प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो जैसे आपका हो गया है 70,000 रुपये। प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो अगर आपने भी जो खर्च किया था वो भी 70,000 है, तो आपका NPV क्या आएगा? आपका NPV ज़ीरो आएगा। तो NPV क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो। जितना भी कैश आपको इनफ्लो हुआ है, जितना भी कैश उसमें से क्या हुआ है? आउटफ्लो हुआ है। अगर आप उसको उसमें से हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको NPV मिल जाएगा। प्लीज़ इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। अभी आगे जाके तो आप इसको हज़ारों बार यूज़ करेंगे, लेकिन हल्का सा नोट रखिए। प्रेजेंट वैल्यू जितना भी कैश आया है उसमें जितना कैश बाहर गया है, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं दैट इज़ आउटफ्लो। जितना पैसा हमने कमाया है मतलब इनफ्लो हुआ है, कैश इनफ्लो, उसको आपस में माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा NPV। और अगर वो ज़ीरो आ रहा है इसका मतलब जिस रेट पे ज़ीरो आ रहा है, अभी मैं रेट की बात करूँगा,
कि रेट की हेल्प से कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब जिस रेट पे 0 आएगा, आई थिंक ये इसके बारे में हमने बातें की भी हुई हैं इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, चैप्टर पार्ट 1 देखिएगा। तो क्या मिला, नील मिल गया, तो इसका मतलब यही रेट क्या है, IRR है। द IRR रिप्रेजेंट्स द डिस्काउंट रेट एट विच द NPV ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज 0 एट सच इट रिप्रेजेंट्स द ब्रेक इवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ना हमको प्रॉफिट हो रहा है ना हमको नुकसान हो रहा है। डिसीजन रूल के बारे में यहाँ बात की गई है। प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड इफ देयर RR इज ग्रेटर देन, अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरी किताब में आपको हिला के रख देगा। तो आप लोग बस इतना से याद रखिएगा कि अगर आपका IRR, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ जितने से आप कर्ज ले रहे हो उससे ज़्यादा है आपका IRR, उससे ज़्यादा है अगर आपका IRR, तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए अच्छी बात है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स को आपको क्या करना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को आपको एक्सेप्ट करना है। फिर लिखिए आगे की बातें। यूजिंग द IRR मेथड PVVs आर कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो एट अ गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग यहाँ पे जो डिस्काउंट करेंगे वो एक रेट दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे रेट होता है। यहाँ पे इन्होंने बस एक थ्योरी बातें लिखी हैं, जिसको ये बातें नहीं सुननी वो स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, लेकिन मैं पूरी बातें पढ़ाऊँगा। Using the NPV method, the present value are calculated by discounting the cash flow at a given cost of capital. हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम उसको डिस्काउंट करते हैं किसी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट से, एंड डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो। कॉस्ट मतलब खर्चा हुआ, आउटफ्लो हो गया, इन बेनिफिट्स मतलब इनफ्लो हुआ है। इस द क्या है, जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को हम NPV कहते हैं, जो मैंने ऊपर आपको बातें यहाँ पे बताई। फिर लिखी हैं बातें। इन कॉन्ट्रास्ट द IRR मेथड ऑफ डिस्काउंट कैश फ्लो एनालिसिस इज टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट डिस्काउंट कैश फ्लो रेट। हम लोग यहाँ पे जो IRR मेथड का इस्तेमाल करेंगे वो ये निकालने के लिए करेंगे, एक ऐसा डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट निकालने के लिए कोशिश करेंगे जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे 0 रिटर्न आ रहा हो। इफ़ एन इन्वेस्टमेंट हैज़ अ पॉजिटिव NPV, अगर किसी हमारे प्रोजेक्ट जो हम करने जा रहे हैं वहाँ का अगर जो हमारा NPV वो क्या है, वो अगर पॉजिटिव है, इट मीन्स इट इज़ अर्निंग मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है। इफ़ NPV इज़ नेगेटिव, तो ये बुरी बात है, इट इज़ अर्निंग लेस देन, मतलब अपने कॉस्ट से भी क्या कर रहे हैं, हम कम कमा रहे हैं। दिस मीन्स दैट इफ़ द NPV इज़ 0 इट विल बी अर्निंग एग्जैक्टली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हमारा NPV 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जितना खर्च कर रहे हैं उतना ही कमा भी रहे हैं, मतलब हम लोग कहीं पे नहीं जा रहे हैं, ना आगे ना पीछे, हम लोग बीच में पड़े हुए हैं। कन्वर्सली द परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट must be the rate of discount or cost of capital at which NPV equals to 0। यहाँ बात वही घुमा फिरा कह दी है कि जो परसेंटेज जो रिटर्न हमारा होता है साहब, वो हमारा एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए कि हम लोग 0 पे रहें। जिस रेट पे हम लोग 0 पे रहते हैं उस रेट को क्या कहा जाता है, IRR कहा जाता है। और द डिस्काउंट कैश फ्लो यील्ड, एंड इफ़ द हायर देन द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न देन द प्रोजेक्ट इज़ फाइनेंशियली वर्थ अंडरटेकिंग। और अगर हमारा IRR क्या है, बहुत ध्यान सुनिए, अगर हमारा IRR जहाँ जिस रेट पे हम लोग 0 पे आ रहे हैं वो हमारा IRR क्या है, वो हमारा IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जिस रेट पे हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ रहे हैं, अगर वो रेट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो हमारे लिए बल्ले बल्ले की बात है। कैलकुलेटिंग द IRR यूजिंग द लीनियर इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में एक होता है एक्सट्रापोलेशन, एक होता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मतलब होता है अगर हम जो डेटा हमको दिया हुआ है उसी से अगर हम कुछ आंसर निकाल रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरपोलेशन। अगर हम लोग को कहा जाए कि आप लोग एक्स्ट्रा मतलब फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्टेड डेटा को निकालिए, फिर उसकी हेल्प से अपना कुछ एक कंक्लूजन निकालिए, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक, आइए आगे की बात। द स्टेप्स इन लीनियर इंटरपोलेशन आर, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ लगाए गए उसके बारे में यहाँ बात की गई है। The steps in linear interpolation are calculated 2 NPVs for the project at 2 different cost of capital। हम लोग यहाँ पे 2 NPV निकालेंगे। एक देखो, मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ पे NPV at lower, NPV at higher होता है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ भी काफ़ी बार करना होगा, तो याद कर लीजिएगा। कुछ सिंपल सा फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं होती, याद हो जाता है। ठीक है, लिखी है बात। कैलकुलेट 2 NPVs फॉर द प्रोजेक्ट एट 2 डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमको अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ध्यान दीजिएगा, 2 अलग अलग रेट पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, NPV निकालना होगा। मैं सब सिखाऊंगा, चिंता मत करिए।
यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला टू फाइंड द IRR। IRR निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। वेयर एल क्या है, एल है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। एल यहाँ पे जो दिया वो जो लोअर रेट रहेगा उसको अब यहाँ लिखेंगे, हायर रेट जो रहेगा वो एक बार यहाँ जाएगा। NPV एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा, और हायर वाला यहाँ रहेगा। तो अभी ये बस मैंने एक सिंपल से बताया फॉर्मूला है क्या। नोट दैट इफ़ NPV ऑफ हायर इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव आप लिखेंगे लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स वैल्यू विल एंड अप बीइंग एडेड टू दैट NPV ऑफ लोअर, वो इसमें ऐड हो जाता है लोअर वाले में ऑन द बॉटम ऑफ द इक्वेशन। मैं सब सिखाऊंगा, सब सुनते जाइए बस। फिर लिखिए बात, डायग्राम बिलो शोज द IRR एज एस्टिमेटेड बाय द फॉर्मूला। अब देखिएगा NPV एट लोअर, NPV एट हायर। अब अगर NPV यहाँ पे NPV का टेबल है और यहाँ पे डिस्काउंट रेट है। लोअर रेट पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है, लोअर रेट पहले 1 2 3 4 मान लीजिए 5 रेट हो, यहाँ पे 10% रेट हो। तो अब यहाँ 5% पे आपका जो आया है वो NPV, वो ध्यान दीजिएगा जितना, ये क्या है डिस्काउंट, किस चीज़ का डिस्काउंट रेट है, ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, मतलब पैसे को कितनी तेज़ी से हम क्या करेंगे डिस्काउंट करेंगे। ये बस इतना से याद कर लीजिए कि जितना कम रेट होगा उतना ज़्यादा आपका NPV आएगा। क्या ये आएगा, जितना कम, मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, जितना कम डिस्काउंट रेट रहेगा उतना ज़्यादा क्या आएगा, उतना ज़्यादा यू विल गेट NPV। एंड ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है डिस्काउंट रेट ऐसा रेट होता है जो क्या करता है कैश इनफ्लो को रिड्यूस करता है, बिकॉज इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स द इन्फ्लेशन इज हाई, एंड इन्फ्लेशन इज हाई, द रिटर्न विच वी आर गेटिंग दैट विल बी डिस्काउंटेड एट अ lower, discounted will be higher, the return will be discounted at a higher rate, and the return will be higher rate discount. If the return of will be discounted at a higher rate, it means it will be reduced more in comparison to the lower rate. तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये हुई, थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा कुछ इंग्लिश में बोल दिया, मैं भी थोड़ा सा धीरे धीरे बोल पाया, उसको अटक गया पता नहीं कहाँ कहानी बनाने में, तो फिर से हम कहानी बना लेते हैं। मैंने ये बात कही कि अगर डिस्काउंट रेट ज़्यादा रहेगा तो जो हमको फ्यूचर में कैश इनफ्लो होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऑब्वियस सी बात है हायर रेट से डिस्काउंट करेंगे। जब हायर रेट से किसी भी अमाउंट को डिस्काउंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका NPV क्या हो जाएगा, उसका NPV कम आएगा। बस इतनी सी बात याद रखिए, कंटिन्यू करते करते, अभी एक तो टॉपिक छोड़ दीजिएगा अगर नहीं समझ में आया, आगे बढ़ते जाइए और एक बार फिर इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो सब कहानी समझ में आ जाएगी। जब हमने भी बच्चों को इससे पहले काफ़ी बार लेक्चर लिए थे ऑफलाइन वाले, तो भी ये इशू होते थे, स्टार्टिंग में बच्चों को समझ नहीं आता था, लेकिन जब हम लोग पूरे चैप्टर ख़त्म करता बोलते ओ हो ये सब बातें थी। तो बस इसी धैर्य के साथ आप लोग सुनते रहिए और आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिए एक हायर रेट है यहाँ पे, एक लोअर रेट है, इसी के बीच में देखो ये क्या है, एक ऐसा रेट है जहाँ पे आपका जो रिटर्न है NPV है वो क्या है, एक NPV यहाँ है, एक NPV यहाँ है, ये आपका रिटर्न का रेट है, और ये क्या एक ऐसा रेट जहाँ पे आपका NPV क्या आ रहा है, जी देखो ट्रू IRR, ये एक ऐसा रेट है, यहाँ लिखा है एस्टिमेटेड IRR फाउंड यूजिंग इंटरपोलेशन। ट्रू IRR कहाँ आया, यहाँ आया। तो दो रेट अलग अलग यहाँ पे हो सकते हैं और यहाँ पे ट्रू IRR यही, ठीक। तो मुद्दे पे आपको हम आगे ले चलते हैं, बस इतना याद रखिए कि हाँ IRR ऐसे ही निकलता है। कैसे निकलता है भैया, दो रेट की हेल्प से निकलता है, ठीक। द IRR मे बी कैलकुलेटेड बाय अ लीनियर इंटरपोलेशन की हेल्प से आप निकाल सकते हैं, बाय एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द NPV की हेल्प से निकाल सकते हैं और डिस्काउंट रेट की हेल्प से निकाल सकते हैं। प्लॉटिंग अ ग्राफ वुड गिव अ अप्रॉक्सीमेट, अगर ग्राफ की हेल्प से निकालोगे तो देखो उन्होंने कहा था ना एस्टिमेट वाला अलग लिखना और असली वाला अलग निकल, बट द सेम पॉइंट कैन ऑल्सो बी यूज फाउंड यूजिंग अ फॉर्मूला की हेल्प से भी आप जो एस्टिमेटेड वाला निकाला था वो निकाल सकते हैं। कैलकुलेट 2 NPVs, 2 NPV चाहिए, ध्यान दीजिएगा 2 NPV चाहिए आपको इसको निकालने के लिए, और 2 रेट चाहिए। अपने फॉर्मूले में देखा, एक होता है लोअर रेट, एक होता है हायर रेट, एक होता है लोअर NPV और एक होता है हायर NPV, तो दोनों NPV आपको यहाँ पे चाहिए होता है।
कैलकुलेट 2 NPVs फॉर द प्रोजेक्ट एट 2 डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यू कैन चूज एनी कॉस्ट। और ध्यान दीजिएगा जो रेट होते हैं, लोअर रेट या हायर रेट, आप कुछ भी ले सकते हो। आप रेट चाहो तो 500 ले लो, चाहे 10,000 ले लो, लोअर वाला चाहो तो जो भी हायर लोगे उससे 2-4 कम ले लो या 50,000 कम ले लो, कुछ भी ले लो। पता है ये दोनों रेट लेने की आपकी आज़ादी है। मैं ये बातें बस इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में जब मैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो आपको बेटर समझ में आए, लेकिन अभी से यूज़ नहीं है। ठीक, कैलकुलेट 2 NPVs और फॉर द प्रोजेक्ट एट 2 डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए। देखो क्लियर बुक भी कह रही है, कोई रेट नहीं बता रही, बोल रही कोई अलग अलग रेट ले लेना। यू कैन चूज एनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कोई भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले सकते हो एंड गेट अ फेयर रिजल्ट, दोनों में आंसर सही आएगा। हाउएवर इट हेल्प्स टू फाइंड 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर विच द NPV इज क्लोज टू 0। जब इन्होंने ये बात लिखी, हम लोग को ऐसे रेट लेने चाहिए जहाँ पे हमारा NPV क्लोज 0 के आसपास आए, बिकॉज IRR विल ऑलवेज बी अ वैल्यू क्लोज टू देम। आइडियली यू शुड यूज 1 कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेयर द NPV इज पॉजिटिव। अब इन्होंने ये बात लॉजिकल बात है कि आपको एक ऐसा रेट लेना चाहिए जहाँ पे आपका हायर रेट ऐसा ले लो जहाँ पे NPV क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, और एक लोअर रेट ऐसा ले लो जहाँ पे आपका NPV क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। ठीक, फिर लिखी हैं बातें एंड अदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेयर NPV इज नेगेटिव, एक पॉजिटिव NPV आ जाए एक नेगेटिव आ जाए तो और बेस्ट हो जाता है। ऑल दो दिस इज नॉट एसेंशियल, जरूरी नहीं है। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम इन एग्जाम बाय ट्राइंग टू अचीव दिस, ऐसा नहीं करना एग्जाम में कि पॉजिटिव नेगेटिव लाओ, तभी पॉजिटिव आ रहा है तो भी आंसर सॉल्व आ जाएगा, इशू नहीं आता है। ठीक है, बस बने रहिए, आपको सब सिखा दूंगा। फिर लिखी है बातें, वंस द 2 NPVs हैव बीन कैलकुलेटेड दे एंड देयर एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द IRR। एक बार आपका 2 NPV निकल जाता है और एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप उसका कैन बी, उसकी हेल्प से क्या करोगे, IRR निकाल सकते हैं। In other words, we can estimate the IRR by finding the point where the line joining these points would cross x-axis, है ना। ये जो ग्राफ होता है इसमें ये क्या होती है, x-axis होती है। The point where NPV is 0 in a graph plotting the project NPV against various discount rates. To calculate the exact IRR requires a more complex techniques best carried out using an Excel spreadsheet. Excel spreadsheet से आप निकाल सकते हो। This will not be expected in the exam, but you may use it if you are comfortable with the formula. आप इसको एक्सेल के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो। इन्होंने सब दिया हुआ है, इसे छोड़ दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली मुद्दे पे ले चलता हूँ। अब हम बात करते हैं TYU9 के बारे में। TYU9 क्या कहता है, पोटेंशियल प्रोजेक्ट प्रोजेक्टेड कैश फ्लो गिव्स NPV ऑफ 50,000 रुपये। कहते हैं कि हम लोग पोटेंशियल फ्यूचर में करने वाला एक प्रोजेक्ट, ध्यान दीजिएगा हम लोग हमेशा एक यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, जो हो चुका है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। A potential project's predicted cash flow gives a NPV of $50,000 at a discount rate of 10%। ध्यान दीजिएगा, जब डिस्काउंटेड 10% है तो हमारा NPV कितना आया, 50,000 आया। देखिए अब वो टाइम आ चुका है कि हल्का हल्का आपको हिंट मिल जाएगा। और अगर आपका डिस्काउंट रेट 15% है तो क्या हो रहा है, तो आपका NPV कम आ रहा है। मैंने क्या कहा था, NPV का रेट अगर डिस्काउंट का रेट ज़्यादा रहेगा तो आपका NPV क्या आएगा, छोटा आएगा। अब हम और गहराई से बात करते हैं। IRR का फॉर्मूला क्या होता है, IRR का फॉर्मूला होता है लोअर रेट प्लस NPV ऑफ लोअर अपॉन NPV ऑफ लोअर माइनस NPV ऑफ हायर, हायर माइनस लोअर रेट। ठीक, अब हम इसको लिख के यहाँ पे अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लोअर रेट आपका यहाँ पे 10% है तो इसको 10 लिख दीजिए, इसको कुछ पॉइंट मत परेशान मत होइएगा। NPV ऑफ लोअर कितना है, NPV ऑफ लोअर रेट 50,000 है तो 50,000 यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद 50,000 में से क्या करिए, 10,000 को माइनस कर दीजिए। आप खुद देख रहे हैं कि जो दोनों ही यहाँ पे जो हमारे NPV आए हैं दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन देखिए फिर भी यहाँ पे माइनस है। देखो माइनस ही लिया, ओहो हम तो भूल ही गए, तो माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10,000 हो गया। मैं इसको साफ साफ लिखता हूँ, थोड़ा सा ये गंदगी हो गई यहाँ पे, समझ नहीं आएगा आपको, मैं साफ साफ लिखता हूँ। 10 प्लस 50,000 माइनस 10,000 इंटू 15 माइनस 10 5, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 50,000 बटा 50,000 को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट डिवाइड बाई 50 प्लस 10 दैट इज विल बी 60,000 हो गया इंटू 5। तो 50,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 50,000 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। ये 10% चल रहा है बगल में, तो 50,000 इंटू 5, 50, इसको पहले डिवाइड ही कर लो क्या, इस 4 जीरो कट गए है ना, तो 50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 60,000, दैट इज़ कितना आ गया, ये आपका आ गया 4.16। 10 प्लस 4.16 कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 14.16%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14.16% आपका आंसर आ गया। इतना सही देखो करना है, कुछ भी नहीं है IRR, एक बस हवा बना के बैठे हुए कि मुश्किल है, नथिंग इज टफ। FM तो वैसे भी इजी है, ये तो हमने पहले ही आप लोगों को एक वीडियो में बताया है, जिसमें एक वीडियो ज़रूर देखिएगा, देयर इज़ अ थंबनेल ऑफ येलो कलर इन दैट, उसमें मैंने पूरे FM के बारे में बताया है कि FM का सिलेबस कितना छोटा है और कितना ही ईजी है। फिर आती है बात फॉर एग्जामिनेशन द चॉइस ऑफ रेट्स टू एस्टिमेट। देखिए चॉइस ऑफ रेट्स टू कौन से रेट को लेना है, तो एस्टिमेट द IRR इज लेस इंपॉर्टेंट, कौन से रेट से लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, देन योर एबिलिटी टू परफॉर्म द कैलकुलेशन टू एस्टिमेट इट। तो यहाँ पे बस ये देखना चाहते हैं कि आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि नहीं, रेट क्या ले रहे हो इससे मतलब नहीं। आप सही बताऊँ तो आपके इस चैप्टर में कुछ रह नहीं गया, बस यही बातें जो हमने सीखी ये रिपीट होती चली जाएंगी और कुछ खास बातें देखने को नहीं मिलेंगी। अब बिजनेस अंडरटेक्स हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायर्स मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कितना, वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम हमको जो रिटर्न आए वो 17% आए पर ईयर ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। अब प्रपोज्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज़ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, और हमारे पास जो हम सोच रहे हैं कि हम लोग जो बिज़नेस करेंगे उसमें हमको इतना रिटर्न आएगा, और ये क्या है, ये आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है। स्टार्टिंग में पैसा क्या होता है, बाहर जाता है। कैलकुलेट द NPV ऑफ द प्रोजेक्ट इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। कैसे निकालेंगे, एक मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ईयर 1 2 3 4, ठीक। कैश इनफ्लो 18,000, 25,000, 20,000, 10,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% के हिसाब से निकाल लेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल टू, ये कितना आ गया 0.869। फिर ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू, फिर दबा दीजिए 0.756, फिर इक्वल टू दबा दीजिए 0.657, फिर इक्वल टू दबा दीजिए 0.571। कैसे निकला, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 किया है, इक्वल टू दबाते जा रहा हूँ बस। 18,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे करके सभी से। प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो 18,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.869 से, तो ये आपका आता है 15,642। इसके बाद 25,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 0.756 से, तो ये आ जाएगा आपका 18,900। इसके बाद 20,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.657 से, तो ये आपका आ जाएगा 13,140। इसके बाद भाई 10,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.571 से, तो ये आपको आ जाएगा 5710। सबको जोड़ दीजिए 15642 प्लस 18,900 18,900 प्लस 13,140 प्लस 5710 प्लस ये आ गया आपका टोटल मिला के आ गया 53,392। अब खुद ही देखिए कि ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो में से आप क्या लेस करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो में से आप लेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो। आउटफ्लो आज की डेट हमने क्या किया पता है, जितना भी पैसा आपको फ्यूचर में मिल रहा है उसको हमने आज की टर्म में, प्रेजेंट की टर्म में, जीरो अभी के पल में क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। तो कितना मिल गया 53,392, माइनस करेंगे उसमें से 50,000 रुपये जो हमारा आउटफ्लो जा रहा है, तो आप क्या मिलेगा इसको माइनस करने पे, ये मिल जाएगा आपको NPV। NPV कितना आ रहा है 3,392, 3,392। आप यू कैन कॉल इट एज 3,400 या 3,392 लिख देंगे, द आंसर विल बी करेक्ट, देयर इज नो डाउट इन दैट।
उसी तरीके से आप कैलकुलेशन NPV ऑफ द प्रोजेक्ट इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%, उसका भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, जो यहाँ मैंने 15% लिया था, आप कितना ले लेंगे, यहाँ पे 20% लेंगे एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर विद द हेल्प ऑफ दैट। फिर आती है बात यूज़ द NPV यू हैव कैलकुलेटेड टू एस्टिमेट द IRR, और आपने यहाँ जो IRR निकाला है ऑफ द प्रोजेक्ट, तो NPV कैसे निकालेंगे, यूज़ द NPV, जो आपने अभी तक दोनों NPV निकाले थे उसका इस्तेमाल करेंगे IRR निकालने के लिए। आइए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। एक रेट 15 है, एक रेट 20 है, 15% प्लस NPV ऑफ लोअर कितना है यहाँ पे NPV ऑफ लोअर आपका आ गया था मान लीजिए 3392, NPV ऑफ लोअर 3392 माइनस NPV ऑफ हायर कितना आया था, माइनस वहाँ पे आया था -1256 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1256, हायर दोनों का डिफरेंस कितना है, 5% का डिफरेंस है। तो 3392 इंटू 5 कर दीजिए, 3392 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी पहले टोटल कर लें, 3392 प्लस 1256, ये होता है 4648। यहाँ पे 15% पहले से है, 15% प्लस, तो 3392 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4648 दैट इज़ 3.64, 15 प्लस 3.648 दैट इज़ 18.648%। ये आपका क्या आ जाएगा, थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है, अब क्या बताएं, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट की अगर बात की जाए तो फोर्थ पार्ट को एक सिंपल थ्योरेटिकल बातें पूछी गई हैं। रिकमेंड ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स अलोन वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी गो अहेड, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है क्या हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका NPV पॉजिटिव आ रहा है तो आपको करना चाहिए, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने ये कहा था कि भैया हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 17% है। लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कम है और आपका देखिए IRR कितना आ रहा है, IRR आपका 18.648%, मतलब आपका जो IRR आ रहा है, आपका जो IRR आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो ज़्यादा आ रहा है। मतलब इस रेट पे क्या रहोगे आप, इस रेट पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहोगे, और आप कितना कमा रहे हो, आप तो उससे भी कम कमा रहे हो। तो भाई साहब ये सही नहीं है। लेकिन अगर आप ये डिस्काउंटिंग ये सब नहीं लोगे तो सही है। तो देखिए क्या लिखा है पीछे, आंसर आप देखोगे तो उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी होंगी। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर भैया, अगर आप रिस्क को कंसीडर करोगे तो, लेकिन क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे, इन्होंने डायरेक्टली अगर रिस्क को कंसीडर करोगे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये क्लियर यहाँ बात लिखी हुई है कि भैया ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स अलोन, हम लोग सिर्फ पैसे के टर्म्स की बात करेंगे, रिस्क की बात नहीं करें। हाँ, फाइनेंशियल टर्म्स की सिर्फ बात करोगे तो करना चाहिए, लेकिन रिस्क के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आपको ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। फिर लिखी हैं बातें, कैलकुलेट द IRR विथ इवन कैश फ्लो, अगर आपको कैश फ्लो लगातार सेम आ रहा है तो कैसे निकालेंगे, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। देयर इज अ सिंपलर टेक्निक अवेलेबल यूजिंग एन्युटी टेबल्स, इफ़ द प्रोजेक्ट कैश फ्लो आर एन्यूटीज फाइंड द क्यूमुलेटिव, पूरा सबको जोड़ दो, उसको एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करो। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। फाइंड द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट N, लुक अलॉन्ग द N ईयर्स रो ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो अंटिल द क्लोजेस्ट वैल्यू इज़ फाउंड। तो जब तक वो मैं दिखाऊंगा कैसे आपको यहाँ पे इसको बार बार करना है। द कॉलम इन विच द फिगर इज़ फाउंड इज़ द IRR, ये सब छोड़ दीजिएगा, मैं सिखाऊंगा कैसे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ देखिए क्या बातें हो रही है, वो कॉलम छोटा सा बात कर रहे थे ना, मैं दिखाता हूँ क्या इसी की बात कर रहे थे वो। लिखी है बातें, इलस्ट्रेशन कैलकुलेट द IRR ऑफ अ प्रोजेक्ट विथ इवन कैश फ्लो। यहाँ जो कैश फ्लो है वो क्या है, वो हर साल सेम है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। फाइंड द IRR ऑफ अ प्रोजेक्ट विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 मिलियन। यहाँ जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, वो 1.5 मिलियन का हो रहा है, एंड 3 ईयर्स ऑफ इनफ्लो, और आपका जो इनफ्लो हो रहा है वो 7 लाख रुपए का हो रहा है, और कितने साल तक होगा, 3 साल तक। कब से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब सिंपल आप खुद ही सोचिए कि आपका पहले साल जो इन्वेस्टमेंट हो गया है वो 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख रुपए का हुआ है। तो 15 लाख में 3 जीरो होते तो 3 जीरो हटा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, इतना से याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आती है बात कि यहाँ पे हमारे इनिशियल कैश फ्लो हमारा इतना हो गया, अब हमको निकालना क्या है, निकालना है IRR। बहुत लॉजिकल, देखना कैसे दिमाग लगाऊंगा मैं।
इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो अगर आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। इनफ्लो कितना है, सॉरी हमारा आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो हमारा 1500 है, हमें समझ में पहले से आ गया, इन्वेस्ट हमने 1500 किया ना। इनफ्लो हमारा कितना है, इनफ्लो हमारा हर साल हो रहा है 700 मान के चलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ डिफरेंट, ठीक है 700 हो रहा है। अब 700 का हमारा इनफ्लो हो रहा है कितने साल तक हुआ, 3 साल तक हो रहा है। अब 700 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 700 को ध्यान दीजिएगा, 700 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाए यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाए कि यहाँ 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी लोग बोलोगे सर यहाँ 1500 अगर आ जाए तो क्या हो जाए, यहाँ 0 हो जाएगा। तो बताइए 700 को मल्टीप्लाई 700 इंटू वही, यहाँ वही किया है, सही बताऊँ तो वही किया, लॉजिक वही है, आप लोग इन्होंने घुमा फिरा बताया। 700 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 1500, तो एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, 1500 डिवाइडेड बाई 700। तो डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको कुछ मिलेगा 1500 डिवाइडेड बाई 700 2.14। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.14। अब आपको ये ढूंढना है कि तीसरे साल में 2.14 कहाँ पे है। ये देखिए इन्होंने यहाँ किया वही है, देखो ये सब लिखा है ना, 1500 डिवाइडेड बाई 7 लाख, घुमा वो समझाया पूरा वही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग ढूंढने निकलेंगे अब 7.14 2.14 कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा दिखा देता हूँ। ढूंढिए तीसरे साल में 2.14 और जीटी का निकालना है ना, वो जीटी था ना, वो 2.14 कहीं है इसमें, नीचे देख लेते हैं कहीं, ये देखो ये दिख रहा है। तो 2.14 यहाँ पे है, कहाँ पे 19% पे है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 पॉइंट डिस्काउंट कैश फ्लो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.14 कहाँ पे है, 2.14 साहब थर्ड ईयर में, 3 साल का क्यूमुलेटिव है ना ये, 3 साल का क्या मल्टीप्लाई का मैंने निकाल बताया कैसे कैसे निकालना है, तो क्या निकलेगा ये, इसका आंसर हो जाएगा 19%। ये नील समझ में आया कहाँ से आया है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही कह दिया है IRR, इसका मतलब समझ लीजिए कि भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा, नील हो जाएगा। बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ना समझ में आए तो बताना कमेंट में, फिर रिपीट कर दूंगा। कैलकुलेटिंग द IRR विथ परपैचुटीज़, अब यहाँ बात हो रही परपैचुटी के बारे में, मतलब द कैश इनफ्लो विल फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स। कैलकुलेटिंग द IRR वेयर कैश फ्लो आर परपैचुटीज़, फाइंड द IRR ऑफ एन इन्वेस्टमेंट दैट कॉस्ट कितना लग रहा है यहाँ पे, $20,000 लग रहे हैं, और जनरेट कितना हो रहा है, $1,600 हो रहा है, फॉर एन इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड। IRR कैसे निकलेगा, जो भी आपका कैश इनफ्लो हो रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल सा, अगर परपैचुटी वाला क्वेश्चन होगा तो भाई सिंपल तरीके से निकल जाएगा, और अगर वैसा वाला रहेगा तो मैंने फॉर्मूला सिखाई दिया है, उस तरीके से आप निकाल सकते, कैसा वाला, लोअर रेट वाला, ठीक है। आइए यहाँ पे निकाल लेते हैं। फाइंड द IRR ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $50,000 इफ़ द इनफ्लोज आर 5,000 इन परपैचुटी। परपैचुटी का क्वेश्चन तो कैसे निकलेगा, 5,000 डिवाइडेड बाई 50,000 into 100, दैट विल बी 4 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट दो, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा आपका 10%। तो आपका IRR कितना आ गया यहाँ पे, आपका IRR जो आया वो 10% आ गया है। 8060 फॉर 8 ईयर्स की बात यहाँ पे की गई है,
अब इन्वेस्टमेंट कितना है, फाइंड द आईआरआर ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका है 50,000 रुपये का, और यहाँ पे कैश फ्लो कैसा है, कैश फ्लो आपका इवन है, ये तो और अच्छी बात है। तो 50,000 रुपये आपने खर्च किए, 8060 आप हर साल कमा रहे हो। मैं कहना, इसको लॉजिक देखिए कैसे करना है, जो ऊपर लिखा था वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हमको आईआरआर निकालना है, आउटफ्लो कितना हुआ 50,000, तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो, एनपीवी। आउटफ्लो कितना हुआ है 50,000, इनफ्लो हमको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ये तो मेन कैश फ्लो दिया हो विदाउट डिस्काउंटेड। ये कितना आना चाहिए, 0, यहाँ क्या आना चाहिए 50,000, मतलब 8060 में क्या मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाए, 50,000 मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 8060, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 6.203 आ जाएगा। 6.203 को आप ढूंढिए टेबल में, आप 8वें साल के टेबल में ढूंढेंगे तो आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। बात समझ में आई। अब मैं वापस उस टेबल पे जाना नहीं चाह रहा हूँ, आई हैव द टेबल इन माई बुक, मैं वहीं से देख के बता देता हूँ आपको। तो ये आपको मिलेगा 6% साहब, तो ये आपका इसका जो आंसर आएगा वो आपको 6% हो जाएगा। तो जब आप 6% के टेबल में जाएंगे और 8वें साल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा 6.203, ठीक। एक चीज़ और मैं लॉजिक बताना चाहूँ, जितना बड़ा ये रहेगा ना उतने कम रेट में मिलेगा, और जितना छोटा ये रहेगा उतने बड़े वाले रेट में मिलता है ये, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में अब कुछ खास बातें नहीं बची हैं, इसमें अब थियोरेटिकल बातें बची हैं। मैं जल्दी जल्दी कवर करा देता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो वादा किया था कि आप एक एक चीज़ पढ़ाएंगे और कैसे आप भाग गए। तो जिन बच्चों को थियोरेटिकल बातें नहीं देखनी है, दे कैन एंड देयर वीडियोज़, और जो बच्चे थोड़ा थियोरेटिकल बातें भी सुनना चाहते हैं प्लीज़ देखते रहिए, अच्छी अच्छी बहुत सारी बातें हैं ऐसा नहीं है कि इरेलेवेंट बातें, यहीं से थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आईआरआर। द आईआरआर हैज़ नंबर ऑफ बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट है समझते हैं। कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैसी बात हमने देखा कि इसमें हम लोग डिस्काउंट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। इज आईआरआर हैज़ अ बेनिफिट, एग्जाम्पल इट इज़ अ परसेंटेज, आईआरआर क्या है, एक परसेंटेज है, एंड देयर फॉर ईजिली अंडरस्टूड। इट यूजेस कैश फ्लो, ये आपको पहले सीख चुके हम लोग कि भैया आईआरआर में क्या लेंगे, कैश फ्लो लेंगे। सिर्फ हम ROCE जो मेथड मैंने चैप्टर नंबर 2 में देखा था वहीं पे हम सिर्फ बात करते हैं प्रॉफिट की, है ना, उसके अलावा कहीं प्रॉफिट की बात हम नहीं करते हैं। कंसिडर्स द होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, हमने पे बैक पीरियड मेथड में क्या देखा था कि हम लोग पूरा लाइफ को नहीं ले रहे थे, लेकिन यहाँ पूरे लाइफ को लेते हैं। मीन्स अ फर्म सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स वेयर द आईआरआर एक्सीड्स, ध्यान दीजिएगा, हम लोग सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स को लेंगे जो प्रोजेक्ट्स आईआरआर ज़्यादा हो, जहाँ आईआरआर ज़्यादा होगा आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, वही प्रोजेक्ट हम लोग चुनने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैंने दिखाया था कि हमारा आईआरआर 18% कुछ आया था और हमारा जो रिटर्न हमको आ रहा था वो 17 कुछ ले रहे थे, तो वो अच्छा नहीं था, ठीक है। वो तो दूसरी ऐसी, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं था, सॉरी, वो रिटर्न था यार, वो दूसरे, वो छोड़ दीजिए लॉजिक को, कुछ और था वो, ठीक है। फिर आते डिसएडवांटेजेस की बात। इट इज़ नॉट अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ हम एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं करते हैं। इंटरपोलेशन जो होता है साहब वो सिर्फ एक एस्टिमेट दिखाता है, एग्जैक्ट नहीं दिखाता है। फिर लिखिए इट इज़ फेयरली कॉम्प्लिकेटेड, इसको कॉम्प्लिकेटेड है। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज में गिव राइज टू मल्टीपल आईआरआर, है ना। अब यहाँ पे जो नॉन कन्वेंशनल तरीके हैं वो, अब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे एक से ज़्यादा आईआरआर भी निकल सकते हैं। विच मीन्स इंटरपोलेशन मेथड कैन नॉट बी यूज, जब हम इंटरपोलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे एक से ज़्यादा आईआरआर भी निकल आता है। जो फॉर्मूला था ना, अगर आप ऐसे करोगे ना तो एक से ज़्यादा रेट पे भी आपको 0 मिलेगा। कंटेन्स एन इनहेरेंट एजम्पशन दैट कैश रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल बी री इन्वेस्टेड, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो भी कैश इनफ्लो होगा वो क्या होगा, हम री इन्वेस्ट करेंगे एट द प्रोजेक्ट्स आईआरआर विच कैन बी अनरियलिस्टिक, जो कि सही बताएं तो ये सही बात नहीं, क्योंकि हम लोग पूरे पैसे को लगाते ही नहीं हैं। एडवांटेजेस की बात यहाँ पे की गई है। आईआरआर कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बात हमने देख ली है। द करंट वैल्यू अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इज देयर फॉर मोर एक्यूरेटली
मेजर्ड। तो जब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग उसको ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं प्रोडक्ट की एक्यूरेसी को। एज डिस्कस्ड अबव दिस इज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर द बेसिक। पहले मैडम क्या बोलते थे, 20 साल बाद का अगर 5 लाख रुपये आया तो उसको भी हम आज ही बोलते थे हाँ 5 लाख मिलेगा। भाई उस 20 साल बाद का 5 लाख आज की डेट का 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये होगा। IRR इज़ अ परसेंटेज एंड देयरफॉर इजीली अंडरस्टूड, है ना, एक परसेंटेज की बात करता है इसलिए इसको समझना भी आसान है। ऑल्दो मैनेजर्स मे नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड डिटेल ऑफ IRR, कितनी बार मैनेजर्स लोग समझ नहीं पाते हैं IRR क्या होता है। द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न अर्न्ड इज़ फैमिलियर एंड द रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड इज़ फैमिलियर एंड द IRR कैन बी सिंपली कंपेयर्ड विद द रिक्वायर्ड रिटर्न। हम लोग IRR को कंपेयर करते हैं भैया कि हम लोग कितना रिक्वायर्ड सोच रहे थे और IRR हमारा कितना है, उससे हम कंपेयर करके अगर हमारा IRR बेटर है तो अच्छी बात है। IRR यूजेस कैश फ्लो नॉट प्रॉफिट। IRR हमारा जो IRR जो होता है वो कैश फ्लो का इस्तेमाल करता है, जो हमने पहले पॉइंट पढ़ा उसे रिपीट हो रहा है। वी आर लेस सब्जेक्टिव एज डिस्कस्ड अबव, सब्जेक्टिव कम होता है। IRR कंसिडर्स द होल लाइफ, इसकी बात भी कर चुके हैं। द फॉर्म एक्सीडिंग प्रोजेक्ट वेयर IRR एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम लोग उन्हीं प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमारा IRR ज़्यादा हो कॉस्ट के मुकाबले। दिस होल्ड्स ट्रू प्रोवाइड्स द प्रोजेक्ट कैश फ्लो फॉलोज द स्टैंडर्ड पैटर्न of an outflow followed by the series of inflows as in the investment examples. However, there are number of difficulties with the IRR approach. कुछ चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट हैं यहाँ पे, मतलब जो चीज़ें गलत क्या बोलते हैं डिसएडवांटेजेस हैं। It is not a measure of absolute profitability. A project of $1,000 invested now and paying back 1,100 in years time has an IRR of 10%. अब यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा बोलोगे अगर आप 1,100 को 10% डिस्काउंट करोगे तो 1,000 रुपये मिल जाएगा। अब इन्होंने बात की द कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। हम लोग चाह रहे हैं कि हमको ये रिटर्न मिले, कितना मिले, 6% मिले। देन द प्रोजेक्ट इज़ वायबल अकॉर्डिंग टू द IRR रूल, बट मोस्ट बिजनेसेस वुड कंसिडर द एब्सोल्यूट रिटर्न टू स्मॉल टू बी वर्थ इन द इन्वेस्टमेंट। अब IRR वाला क्या बोलेगा भैया कि आपका जो यहाँ पे रिटर्न आ रहा है वो हमने जितना महंगाई है उसके मुकाबले ज़्यादा आ रहा है, आपका IRR ज़्यादा है ना कॉस्ट के मुकाबले। तो अब आती है बात, लेकिन यहाँ पे जो मार्जिन आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये दिखा देगा कि हाँ ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन सही मायने में ये रिटर्न जो आ रहा है बहुत ही छोटा है, तो भैया हमको यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन वास्तव में IRR क्या बोलेगा, हाँ भैया यहाँ पे आप पॉजिटिव आ रहा है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट कर लो। तो IRR थोड़ा सा यहाँ पे सही बातें नहीं दिखाता है। इंटरपोलेशन ओनली प्रोवाइड्स एन एस्टीमेट, ऑब्वियस सी बात है, आपने ग्राफ में देखा कि हम लोग सिर्फ एस्टीमेट निकाल पाते हैं, एंड एन एक्यूरेट एस्टीमेट रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन इटसेल्फ इज ऑल्सो एन एस्टीमेट, एंड इफ द मार्जिन बिटवीन द रिक्वायर्ड रिटर्न एंड द IRR इज स्मॉल, जो दोनों का डिफरेंस है वो स्मॉल है, दिस लैक ऑफ एक्यूरेसी कुड एक्चुअली मीन रॉन्ग डिसीजन इज टेकन। अब सोचिए अगर आपका जो IRR आ रहा है वो आपका जो भी दोनों डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 0.5 का आ रहा है, तो आपने इस चक्कर में इन्वेस्ट कर लिया कि हाँ आपका जो IRR है वो ज़्यादा है, तो भैया फिर आप फंस जाओगे। फॉर एग्जांपल इफ़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ फाउंड टू बी 8%, अब इन्होंने बात लिखी हुई है कि अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर फाउंड करते हैं आप 8.5% बट इज़ एक्चुअली कितना 8.7 है। प्रोडक्ट का IRR जो आपका 9.2 है बट वो एक्चुअली 8.5 है, द प्रोडक्ट वुड बी रॉन्गली एक्सेप्टेड। अब देख लीजिए यहाँ कहाँ कहानी पलट रही है। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 8% है, 8% आपने निकाला है, ठीक है, और एक्चुअली में कितना 8.7 है। अब देखिए और IRR आपका कितना निकाल लिया 9.2, बट एक्चुअली में कितना है वो ये लो, तो आपका IRR जो है वो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम आ रहा है, तो बहुत ही बुरी बात है, फंस गए। बस वही बात है कि भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी बार जो हम लोग निकालते हैं इंटरपोलेशन के तरीके से, वो तरीका सही चीज़ निकाल के देता नहीं है। नोट दैट with such a small margin exists, the project success would be considered to be as sensitive to the discount rate. Further analysis may then be considered before the project is accepted or rejected. इसके लिए आपको साहब और एनालिसिस थोड़ा सा करना होगा। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो मे गिव राइज टू नो IRR और मल्टीपल। अब ऐसे कुछ तरीके हैं जो हम लोग नए तरीके सीखे हैं, उसमें साहब आपके जो एक से ज़्यादा भी IRR निकल के आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोजेक्ट विथ एन आउटफ्लो एट T0, अगर कहीं आपका जो पैसा बाहर जा रहा है वो T0 पे जा रहा है एंड T2 पे जा रहा है, बट इनकम जो आ रही है वो T1 पे आ रही है। लो फंस गए ना आप, T0 पे पैसा बाहर गया, T1 पे पैसा इन आया, T2 पे फिर पैसा बाहर गया। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कैश फ्लो हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोफाइल्स ऑन अ ग्राफ,
Even where a project does not have one IRR, it can be seen from the graph that the decision rule would lead to a wrong result, as the project does not earn a positive NPV at any cost of capital. तो यहाँ पे ऐसे तरीके में आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका हर जगह क्या आएगा, NPV नेगेटिव आएगा साहब। अब लिखिए बात, यूज ऑफ IRR कंटेन्स एन इनहेरेंट एजम्पशन दैट वंस कैश स्टार्ट्स फ्लोइंग इन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इट विल बी री इन्वेस्ट। ये जो हमने एक एजम्पशन मान के लेके बैठे ना आज तक, कि जो भी पैसा हम कमाएंगे, IRR में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये मान के चलते हैं कि जो भी पैसा हम कमाएंगे वो क्या करेंगे, हम लोग वापस उसको री इन्वेस्ट कर देंगे। दिस कैन बी एन अनरियलिस्टिक एजम्पशन। फॉर इंस्टेंस, अ बिजनेस में हैव अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 10%, हैज अंडरटेकन प्रोजेक्ट विद एन IRR ऑफ 20%। IRR अच्छी बात है, ठीक है, सब कुछ सही है। द assumption in the IRR calculation is that the cash inflow generated by the project will be reinvested at an equally beneficial level of rate of return as this project, whereas the cash is more likely to be reinvested in a project than return at or above 10%। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी हम पैसा लगा रहे हैं उसका जो रिटर्न हमें मिलेगा वो 10% से ज़्यादा वाले रिटर्न पर भी क्या कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। फिर से बातें थोड़ा सा देख लेते हैं। द assumption इज दैट IRR कैलकुलेशन इज दैट द कैश, assumption क्या है, द IRR कैलकुलेशन इज दैट द कैश इनफ्लो जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट विल बी री इन्वेस्टेड एट एन इक्वली ओके। हम लोग नॉर्मली ये एजम्पशन करते हैं कि भैया हमारा जो री इन्वेस्ट करेंगे वो इक्वली जैसा बेनिफिट आज तक मिल रहा था उतने ही बेनिफिट पे हम री इन्वेस्ट करेंगे, जबकि ये बात क्या है, गलत है। क्योंकि हम लोग जब री इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है वो उससे बेटर या बिलो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ बात की गई है कि 2 IRR निकल सकते हैं, एक IRR यहाँ है, एक IRR ये आपका यहाँ है। डिस्काउंट रेट ये चल रहा है, दोनों के जब डिस्काउंट रेट पे निकालोगे तो 2 IRR भी निकल सकते हैं, ये बात। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक भी IRR नहीं निकलेगा, कभी कभी एक IRR निकलेगा, कभी कभी 2 IRR निकलेंगे, और कभी कभी देखो 1 IRR, यहाँ पे 2 IRR निकल रहे हैं, तो ऐसा होता रहता है, इसलिए बात कह रहे हैं। NPV वर्सेस IRR कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो अब यहाँ पे ग्राफ को देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ नॉर्मली। अब देखो NPV यहाँ पे देखा जाए तो प्रोजेक्ट A का जब प्रोजेक्ट A के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो NPV है वो यहाँ पे है। प्रोजेक्ट A का NPV ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये चल रही है, मतलब हमको प्रोजेक्ट A लेना चाहिए। और प्रोजेक्ट B देखा जाए तो प्रोजेक्ट B का जो NPV छोटा कम है, मतलब हमको ये नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर IRR के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो हमारा, मैंने क्या कहा था, जिसका IRR ज़्यादा होगा हमें उसी प्रोजेक्ट को लेना है। तो IRR प्रोजेक्ट B का ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट B को लेना चाहिए। तो दोनों यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। द प्रोफाइल ऑफ प्रोजेक्ट A इज सच दैट इट हैज़ अ लोअर IRR एंड अप्लाइंग द IRR रूल विल प्रेफर प्रोजेक्ट B। तो ये बातें यहाँ पे कही गई हैं साहब। फिर लिखी हैं बातें यहाँ पे, NPV इज़ देयरफॉर द बेटर टेक्निक फॉर चूजिंग बिटवीन प्रोजेक्ट्स। NPV हमें ज़्यादा सूटेबल है जब हम प्रोजेक्ट को चुनना हो। द एडवांटेज ऑफ NPV इज़ दैट इट टेल्स अस द एब्सोल्यूट इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ, कितना शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ेगा, मतलब कितने शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं NPV में एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट एट द करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द IRR सिंपली टेल्स अस हाउ फार द कॉस्ट ऑफ कैपिटल could increase before the project would not be worth accepting। तो सिंपली यहाँ बात बताई जाती है कि भाई कितनी, कब तक ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका बढ़ेगा तब तक आप सूटेबल हो, किस कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आप सूटेबल नहीं हो। ये लाइन जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये लाइन आपको पूरी बुक पढ़ने के बाद ही कंक्लूड कर पाओगे जो मैं कह रहा हूँ, ये बातें अभी स्टार्टिंग में समझ में थोड़ा सा नहीं आएंगी। T/12 की बात करते हैं। पेप्रिका कंपनी इस कंटेम्पलेटिंग, चिंतन करना, सोच रहे हैं। 3 अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके पास, एक प्रोजेक्ट E है, एक प्रोजेक्ट F है, एक प्रोजेक्ट G है। ठीक, ध्यान सुनिएगा, इस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बहुत, लेकिन सिंपल इतना ज़्यादा है क्या बताऊँ मैं। अब आपका जो पहला कैश आउटफ्लो हुआ है कितना हुआ, वो इतना हुआ है। कैश इनफ्लो कितना हुआ है, इतना हुआ है। बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व मत करना, ठीक है। कैसे सॉल्व, हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है, वर्टिकल सॉल्व मत करना, ठीक है। F वाले में हाल ये है कि आपने 120 रुपये लगाया और 15-15 करके कमा रहे हो आप। G में आप ये हाल ये 170 लगाए, ये सब कमा रहे हो। इन ईच केस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स द परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट हुज रियलाइजेबल वैल्यू विल बी 20% ऑफ इनिशियल कॉस्ट रिसीवेबल इन एडिशन टू द अबव फ्लोज एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं TYU ना एक अलग वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग को सॉल्व करने में ईजी हो, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे एक ही वीडियो को, एक ही चैप्टर को बड़ा मैं इसको अलग से बना देता हूँ TYU ऑफ, ठीक है।
आज के लिए हम इतने रखते हैं। अभी हम लोग इसको अगले TYU में मैं इसको ख़त्म कर दूँगा अगले वीडियो में। ठीक, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द माई वीडियो। थैंक यू।